हेलो बच्चों। तो आज हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक द्विध्रुव है, हमारे पास एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L और L, यानी 2L डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो हमें इसके बीच में क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। यहाँ पे क्या बोला है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर विद्युत पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, इसके केंद्र यानी क्या है, द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो, दोनों A और B के बीच का डिस्टेंस 2L था, दोनों को हाफ करेंगे तो क्या आएगा, L और L डिस्टेंस बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं A से डिस्टेंस निकालू किसकी, P की, तो जो सेंटर से P तक की दूरी कितनी थी, R थी। तो हम क्या करेंगे, A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस का L, क्योंकि L डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या आएगा, A से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम B से क्या करते हैं, P तक का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस का L हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से पहले प्लस क्यू के कारण P पे लगने वाला विद्युत क्षेत्र और फिर माइनस क्यू के कारण P पे लगने वाला विद्युत क्षेत्र अगर निकालते हैं। चलो देखते हैं। अब लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लेने पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू से P पे जितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसका नाम क्या देते हैं, हम E1 देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अनुक्रमानुपाती कहता है आवेश बटे दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसी फॉर्मूले से मान रखते हैं तो क्या है, E1 किसको बोले हैं, तो यहाँ से मान क्या आएगा, E1 इक्वल टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन का R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा। चलेगा इतना, ये किसकी वैल्यू Q1 की है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बोलेंगे और इसकी दिशा क्या होगी, सोचो, A से P की दिशा में, A से P की। मैं क्या कहता हूँ कि ये भी प्लस चार्ज है और धन आवेश है। हाँ, तो धन और धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, जो अपने से क्या करेगा, इसको दूसरी ओर धक्का देने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इसकी दिशा क्या होगी, A से P की दिशा में। क्या होगा दिशा, A से P की दिशा में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, AP दिशा में। ठीक है, चल लेते हैं, आप माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 लेने पर। अब मानते हैं कि जो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण P पे कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, E2 लग रहा है। कितना विद्युत क्षेत्र, E2 इक्वल टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L क्यों, क्योंकि माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है इसके पास, R माइनस L है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये हमारे पास माइनस का और ये हमारे पास क्या है, प्लस का है। ठीक है, तो माइनस आवेश, जो ऋण आवेश है, ये प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, सोचो, जो ए पर आवेश था उसे दूसरी तरफ भेज रहा था और जो बी पे है वो क्या कर रहा है, उसे अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, उल्टी। एक है एपी दिशा में, एक है पीए दिशा में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, उसकी तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसका मतलब इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, मायने रखेगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं तो लेफ्ट साइड को क्या मानना पड़ेगा, हमें नेगेटिव डायरेक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस हिसाब से क्या लिखेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या लिखा हमने, E1 और E2 की दिशा विपरीत दिशा में होने के कारण हमने क्या किया है, E2 को नेगेटिव का लिया है। ठीक है, तो अब अगर सॉल्व करते हैं तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, बोलो, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आएगा हमारे पास, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से अगर कॉमन लेते हैं, क्या 1 अपॉन का 4 पाई, 1 अपॉन का 4 पाई, Q और Q कॉमन है, तो मैंने क्या लिया, देखो 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन का R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने का रूल क्या है कि इसको इसके हर से दूसरे के अंश को गुणा करेंगे और यहाँ पे ऊपर वाले गुणा करेंगे। तो देखो, R माइनस L से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L से 1 को गुणा करेंगे तो माइनस का R प्लस L का होल स्क्वायर अपॉन हर में क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आ जाएगा। तो सोचो, जो माइनस का उसमें माइनस का लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो प्लस का है उसमें क्या लगेगा, प्लस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आर प्लस एल
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर ब्रैकेट खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ब्रैकेट खोलेंगे तो जितनी भी प्लस की नंबर्स हैं, जितने भी धन की संख्या है, वो सब किसकी हो जाएंगे, ऋण की हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, क्या इससे ये कटेगा, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, दोनों आपस में कट जाने चाहिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस का 2rl माइनस का 2rl, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो -2rl माइनस का 4rl बनता है। हमारे पास क्या आएगा, देखो अब यहाँ से माइनस को हम आगे लेके आ गए, बचेगा क्या हमारे पास 1/4πε0 Q इंटू, मैंने क्या किया, 2l, सॉरी जो 4l है उसको 2l इंटू 2r में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस 4 के फैक्टर किया 2 इंटू 2 और दोनों को लिख लिया, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या पता है, p की वैल्यू जो होती है, p क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू क्या होती है, 2ql के बराबर होती है। तो सोचो, मुझे 2q भी मिल चुका है, सॉरी मुझे q भी मिल चुका है और मुझे 2l भी मिल चुका है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, q इंटू 2l की वैल्यू किसके बराबर होगी, p के बराबर होगी। तो इसकी जगह अगर मैं p रखता हूँ तो क्या आएगा, E इक्वल टू -1/4πε0 p इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। लेकिन अब देखो एक चीज हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसे थोड़ा आगे करते हैं। अब देखो यदि r क्या है, l से बड़ा है, r क्या l से बड़ा है, तो आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा होगा किसे, एल स्क्वायर से। मतलब समझो, अगर कहीं पे हम 100 मीटर ले रहे हैं और वहीं पे हम 1 मिलीमीटर की बात करें, तो 100 मीटर की तुलना में हम 1 मिलीमीटर को तो छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू बहुत कम होगी। तो हमने क्या लिखा, आर स्क्वायर की बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को नगण्य लेने पे, नगण्य लेने का मतलब क्या होगा कि एल स्क्वायर की जगह पे उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम जीरो के नजदीक मानेंगे, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं मान सकते लेकिन जीरो के नजदीक मानेंगे और उसकी वैल्यू को नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, E इक्वल टू -1/4πε0 2pr अपॉन r की पावर 4 बचेगा, ठीक है। अब इस r से इसका एक r की पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, E इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 2p अपॉन r3। हाँ, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यही है, E इक्वल टू -1/4πε0 2p अपॉन r3। और आखिरकार हमने क्या किया, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली।